हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो हम जो है मेट्रिक स्पेस के आज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम जानते हैं कॉचे सीक्वेंस के नाम से। ठीक है, और कॉचे सीक्वेंस से रिलेटेड एक हम थ्योरम भी यहाँ पर करेंगे। बहुत बढ़िया थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी अच्छे से हम वन बाय वन एक एक चीज़ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि कॉचे सीक्वेंस हमारा क्या होता है। और कॉचे सीक्वेंस को देखने से पहले आपको सबसे पहले जाननी पड़ेगी कि कन्वर्जेंट क्या होता है। ठीक है ना, तो प्रीवियस का जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि कन्वर्जेंट क्या होता है, किसी सीक्वेंस का मेट्रिक स्पेस में कन्वर्जेंट क्या होता है, या फिर कन्वर्जेंसी हम किसको कहते हैं। ठीक है, या फिर एक वहाँ पर हमने एक बात और भी बताया था कि लिमिट क्या होता है ना, किसी सीक्वेंस का लिमिट जो है क्या होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बिफोर आपको ये जानने से पहले, कॉचे सीक्वेंस को जानने से पहले आपको वो जाननी पड़ेगी, है ना, तभी जाकर के आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने वो वाला वीडियो देखा है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिए। अब इसको डेफिनेशन हम सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद जो है समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, आ सीक्वेंस xn ऑफ पॉइंट ऑफ xd मेट्रिक स्पेस इज सेड टू बी आ कॉचे सीक्वेंस इफ फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 there exists a positive integer n naught such that dxn xm is less than epsilon for every n m is greater than equal to n naught। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने रेड पेन से एक नोट छोटा सा लिख के रखा है, थोड़ा समझना इस चीज को। here point xm and xn is approaches nearer to each other। ठीक है ना, यहाँ पर ये बताया गया कि जो ये पॉइंट है हमारा xn और xm, वो जो है एक दूसरों के करीब पहुंच रहे हैं। दो चीजें हैं यहाँ पर। जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था जो है कन्वर्जेंसी के बाद, हमने जब किया था कन्वर्जेंट की हमने बात किया था, तो उस कंडीशन में हमने ये चीज देखा था कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वो किसी पॉइंट के तरफ अप्रोच कर रहा है। जैसे कि एक पॉइंट हमारा 0 है, कोई एक पॉइंट है हमारा 1/1000। जितना हम जीरो बढ़ाते जाएंगे उतना जीरो के करीब होता जाएगा। जितना हम अपॉन में जीरो बढ़ाते जाएंगे उतना जीरो के करीब होता जाएगा। तो इसमें ये चीज पता लग रहा था कि कोई एक पॉइंट किसी एक पॉइंट के करीब जाता है, जबकि दूसरा जो पॉइंट है वो अपनी जगह पर होल्ड है। ये चीज हमने जो है कन्वर्जेंसी में देखा था। ठीक है ना, आप लोगों को नहीं पता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है मेट्रिक स्पेस में, वो एक बार जान ले ताकि काफी आपको हेल्प मिले यहाँ पे। लेकिन कॉचे सीक्वेंस में क्या होता है, कॉचे सीक्वेंस में क्या होता है कि जो दो पॉइंट हम ले रहे हैं, जो दो पॉइंट का हम डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, xn और xm, ये जो दोनों पॉइंट है वो आपस में एक दूसरों के करीब होता है। समझ में आ रहा है, आपस में एक दूसरों के करीब होता हुआ जाता है। तो कहां पर हमें कॉचे सीक्वेंस यूज करना है कन्वर्जेंसी के लिए, कहां पर हमें कन्वर्जेंट कॉचे सीक्वेंस यूज नहीं करना है, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग जान लीजिए अच्छी तरह से। देखिए, जब हमने नॉर्मल कन्वर्जेंसी पढ़ा था तो dxn x के बीच का डिस्टेंस देखा था, ये लेस देन हमारा होता है एप्सिलॉन से। किसके लिए? हर एक पर्टिकुलर n या फिर m या फिर m से बड़ी वैल्यू के लिए एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है कि यहाँ m का मान कितना होगा और उससे कितनी बड़ी संख्या के लिए जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इसमें हम देख रहे थे कि जो दो पॉइंट है इनके बीच का जो डिस्टेंस है xn जो है x की ओर बढ़ता था, xn जो है x की ओर बढ़ता था। तो हम ये कहते थे कि जो है xn इज कन्वर्जेस टू x, मतलब ये जो xn पॉइंट है वो हमारा x पर जाता था, x के करीब होता हुआ जाता था। n का वैल्यू हम एक एक करके रखते जाते थे, तो और जो है x के करीब होता हुआ जाता था। तो ये तो थी हमारा कन्वर्जेंट में। ठीक है, तो यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट किसी एक रुके हुए पॉइंट की तरफ बढ़ता है, मतलब होल्ड है एक पॉइंट, उस पॉइंट की तरफ बढ़ता है। तो ये चीज के लेकर के हम जो है कॉचे सीक्वेंस को समझने में आसानी होगा। आसानी कैसे होगा, यहां पर कॉचे सीक्वेंस में जो डिस्टेंस हमें दो फंक्शन के बीच में निकालना होता है वो xn और xm के लिए बात करते हैं। ठीक है, xn और xm के लिए बात करते हैं। कब बात करते हैं, ये चीज कब ट्रू होता है, जब m और n कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ा या फिर बराबर हो। ठीक है, अब चलिए दोनों कंडीशन को थोड़ा सा हम
रियल लाइन पर जो है समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है कि भैया कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लेता हूं मैं, जैसे एक रियल लाइन ले रहा हूं मैं, ठीक है। इस रियल लाइन में ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर सारे के सारे -1 -2 और ऐसे वैल्यूज हमारे और भी चलते जाएंगे। तो यहां पर मैं अगर कह रहा हूं कि जो है कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वहां से 0 की और कोई वैल्यू टेंड्स कर रहा है, 0 यहां पर होल्ड है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर या फिर उससे बड़ी जितने भी वैल्यूज है, उससे बड़ी जितनी भी वैल्यूज है, वो पर्टिकुलर वैल्यू एक पॉइंट की तरफ टेंड्स कर रहा है। जैसे कि मैं यही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ 1/n वाला, तो ये 0 क्यों टेंड्स करता है, हम n का वैल्यू 1 2 3 4 इस प्रकार से रखते जाते हैं, हमने देख रखा है ये चीज। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि 0 1 2 3 इस प्रकार से हम यहां पर क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे हम मान के चलते हैं कि ये वैल्यू है, इससे 3 या फिर 3 से बड़ी जितने भी वैल्यू है, उसके लिए जो है कोई भी 2 पॉइंट आपस में करीब हो रहा है, वो हमारा ये n हो सकता है, ये m हो सकता है और ये n0 हो सकता है। तो कोई भी 2 पर्टिकुलर वैल्यू आपस में एक दूसरे के करीब हो रहा है, समझ में आ रहा है। यहां कोई एक पॉइंट होल्ड नहीं है। जब भी हम कॉची सीक्वेंस की बात करते हैं तो यहां पर दोनों ही पॉइंट जो है आपका वेरी करना चाहिए, दोनों ही पॉइंट एक दूसरे के करीब आना चाहिए। लेकिन जब हम नॉर्मल कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो वहां पर एक पॉइंट हमारा होल्ड रहता है, दूसरा पॉइंट करीब पहुंचता है, ठीक है। तो यहां भी वही चीज है, सिमिलर जैसे उसमें हमने बताया था वैसा ही है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट या फिर उसके बराबर या फिर उससे बड़ी किसी भी 2 पॉइंट के लिए उन 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इस एप्सिलॉन से हमेशा के लिए छोटा होना चाहिए। एप्सिलॉन क्या है, बहुत ही माइनर सा और छोटा सा वैल्यू है, मतलब 0.1 हो सकता है, 0.01 हो सकता है। एप्सिलॉन मतलब डिपेंड करता है, और जितने भी इसमें हम बोल रहे हैं कि n और m का वैल्यू होगा या फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा जिसके बराबर या उसके बड़ी दोनों वैल्यू के लिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा लेस देन होगा। तो ये डिपेंड करता है किस पर, एप्सिलॉन पर। एप्सिलॉन बहुत छोटा एक नंबर है ना, जिसको हम कितना भी छोटा कह ले, इतना हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते जितना हम इसको छोटा अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। हम इतना छोटा इसको बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन यहाँ पर एक बहुत छोटा माइनर सा एक पॉजिटिव नंबर की बात करता है, बताता है इसके बारे में एप्सिलॉन, ठीक है। होप के आई थिंक क्लियर हो गया है। अगर फिर भी नहीं हुआ तो एक बार कन्वर्जेंट का जो है या फिर लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस को देख लीजिए आप लोग, तो समझ में आ जाएगा, जो कि रियल एनालिसिस वाले टॉपिक में प्लेलिस्ट में भी मैंने वीडियो बना के डाल रखा है, वहां से भी जाकर के आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है इंपॉर्टेंट कि थ्योरम आता है आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हर बार ही पूछा जाए, क्या पता देख लीजिए इस बार भी आ जाए। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, ठीक है। तो हमने ये बताया था कि जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। यहां पर बात आ गई कि जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं, जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं वो कॉची सीक्वेंस होते हैं। देखिए गलत नहीं कह रहे हम, आप खुद ही चीजों को थोड़ा सा समझिए, खुद ही चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मैंने क्या बताया था कन्वर्जेंट सीक्वेंस में कि एक पॉइंट जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ टेंड्स करता है, और कॉची में क्या है कि भाई एक पॉइंट दूसरे पॉइंट की तरफ टेंड्स कर रहा है। तो देखिए इसमें एक दूसरे की तरफ टेंड्स तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है कि किसी पॉइंट के पास तो जा रहा है ना, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है क्या हो जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। लेकिन ये जो चीज है, ये किसी पॉइंट की तरफ बढ़ने वाला जो चीज है वो तो इसमें भी हो रहा है, चाहे वो एक दूसरे के करीब ही क्यों ना हो रहा। आप एक चीज नोटिस करिए अच्छे से, ये तो बहुत ही सिंपल है, हम बोल के भी इसको बता सकते हैं कि हाँ जरूरी है, ये नेसेसरी है कि जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा वो कॉची होगा। ऑब्वियसली बात है कि पॉइंट तो बढ़ रहा है ना, हमें पॉइंट बढ़ने एक दूसरे के करीब होने से मतलब है, मतलब किसी एक पॉइंट के पर्टिकुलर पॉइंट के करीब होने से मतलब है। अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट, कोई एक वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट के करीब हो रहा है, या फिर हम यहां पर कह सकते हैं कि n स्क्वायर लेते हैं, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के करीब हो रहा है तो कन्वर्ज हो रहा है। कॉची में भी तो वही चीज हो रहा है कि भैया एक पॉइंट जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के करीब हो रहा है, चाहे वो ये पॉइंट इस पॉइंट के करीब बोल सकते हैं या फिर ये पॉइंट इस पॉइंट के करीब हो रहा है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो चीजों को मतलब ये जो चीज है ना, जो हम कन्वर्जेंट की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कॉची के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो इस चीज को हमें प्रूव करके बताना है
कि जितने भी हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो हमारा क्या होता है, कॉची सीक्वेंस होता है। ठीक है, कॉची सीक्वेंस यहाँ से आप लोगों को पता लग गया। तो यहाँ पर हमें देखिए प्रूव करना है कि हम जितने भी कन्वर्जेंट है वो कॉचे है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेना पड़ेगा, है कि नहीं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेना पड़ेगा। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जितनी भी मैंने बताया था प्रॉपर्टीज, या फिर जैसे भी हम उसको डिनोट करते लिखते हैं उस तरीके से हम लिख करके लास्ट में हम क्या करेंगे, कॉचे बताना है। तो क्या है, सबसे पहले तो हम मानेंगे कि जो x, d है वो हमारा क्या है, एक मेट्रिक स्पेस है। आपको पता है मेट्रिक स्पेस, मेट्रिक सिंपली नोन एज द डिस्टेंस फंक्शन, मतलब ये होता है कि भाई कोई दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वो मेट्रिक होता है। बी अ मेट्रिक स्पेस, और जब d के साथ उसको हम लिख देते हैं तो उसको हम स्पेस बन जाता है। एंड एक्स एन बी अ सीक्वेंस इन x एंड कन्वर्जेस टू x। तो सबसे पहला हमने यहाँ पर क्या लिया है, एक मेट्रिक स्पेस लिया है और एक सीक्वेंस xn लिया है जो कि कन्वर्ज कर रहा है किस पर, कन्वर्ज कर रहा है इस x पॉइंट पर। तो आपको पता है सिंपली कि अगर कोई सीक्वेंस जो है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, मतलब उस पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, कन्वर्ज कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट। देखिए यहाँ पर जो भी हम n लेते हैं, m लेते हैं या फिर n नॉट ले रहे हैं, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर ही होता है, फिर पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर हमारे सारे नेचुरल नंबर्स ही होते हैं ये। तो मैं यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ कि ये जो सीक्वेंस है वो हमारा x पर कन्वर्ज कर रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dxn, x इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ तक ये तो हमने कन्वर्जेंट, क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है x पर। तो जब ये पर्टिकुलर सीक्वेंस x पर कन्वर्ज कर रहा है तो मैंने लिखने का तरीका आप लोगों को बताया था कि ऐसे हम लिख सकते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि एप्सिलॉन पर सारा खेल डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो n का वैल्यू क्या होगा, वो m का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन अपने अकॉर्डिंग जितना भी छोटा से छोटा नंबर आप ले सकते हो। तो अपॉन में हम क्या कर सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, हम सुविधा के अकॉर्डिंग 2 लिख लेते हैं, एप्सिलॉन बाई 2 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए मान लीजिए एप्सिलॉन का वैल्यू 0.01 है, तो मैं एप्सिलॉन का वैल्यू और 2 से डिवाइड कर दूंगा और छोटा हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली हमने तो अभी n की बात किया है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ी हो n का वैल्यू, और दूसरा कंडीशन में हम dxm की बात करेंगे, n लिया था यहाँ पर m ले रहे हैं, x लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब आप लोगों ने जब मेट्रिक स्पेस पढ़ा था, जब बताया मैंने मेट्रिक स्पेस का डेफिनेशन, तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ जो है एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी डिस्कशन किया था। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या कह रहा था, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या कह रहा था कि अगर जो है डिस्टेंस है किसी x और y पॉइंट का, वो हमेशा के लिए छोटा होगा या फिर बराबर होगा डिस्टेंस ऑफ xz प्लस डिस्टेंस ऑफ zy। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने वही चीज कर दिया है कि अगर मैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज करता हूँ xm और xn के लिए, तो ये लेस देन इक्वल टू होगा xm x प्लस डिस्टेंस ऑफ x xn। ठीक है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज किया है। तो डिस्टेंस ऑफ xm xn इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ xm x प्लस, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, xn x। आपको पता है ये भी एक जो है मेट्रिक स्पेस का प्रॉपर्टी है, इसमें हम ये बताते थे कि डिस्टेंस ऑफ x y जो है वो बराबर होता है हमेशा y x के, ये चीज पता है। तो यहाँ पर वही चीज लिख दिया है कि डिस्टेंस ऑफ x xn लिखो या फिर डिस्टेंस ऑफ xn x लिखो, बात एक ही है। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी से ही हुआ यहाँ पे, चाहो तो आप साइड में मेंशन कर देना बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, और ऊपर जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमने यूज किया है वो ये वाला प्रॉपर्टी है। साइड में अगर मेंशन कर दोगे तो और सही रहेगा। dxm xn इज लेस देन, इसका वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 है, इसका वैल्यू भी एप्सिलॉन बाई 2 है ना, दोनों का हमने एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2 लिख दिया। और ये किसके लिए हो रहा है, पहला वाला n का मान जो n नॉट से ग्रेटर है, दूसरा वाला m का मान n नॉट से ग्रेटर है, तो दोनों ही m और n जो है n नॉट से ग्रेटर के लिए कर दिया। फॉर एवरी, मतलब हर एक जितने भी n और m होगा उसका वैल्यू इस n से बड़ा हो या बराबर हो, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल एप्सिलॉन आ जाएगा। तो देखिए क्या प्रूव कर रहा था हमें कि ये जो है कॉचे सीक्वेंस है। हमने क्या सीक्वेंस लिया था, कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिया था, 2 कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिया, एक हमने सीक्वेंस ले रखा था xn और एक हमने ले रखा था xm। दोनों की बात हम कर रहे थे कि ये x पर कन्वर्ज कर रहा है, ये भी x पर कन्वर्ज कर रहा है।
तो दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेकर के हमने प्रूफ कर दिया है कि ये कॉची सीक्वेंस है। यही तो है कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन। देखिए यही बताया था कॉची सीक्वेंस के डेफिनेशन में। तो हम ये चीज लिख सकते हैं, हेंस दिस इंप्लाई एक्सन इज अ कॉची सीक्वेंस। समझ में? तो आई थिंक क्लियर हो गया ये चीज। अब यहां पर बात आती है कि क्या ये चीज कन्वर्जली भी ट्रू होगा। कन्वर्जली का मतलब जैसे कि मैं कह रहा हूं कि जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो कॉची होगा, जो कि अभी हमने प्रूव किया है। दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिया तो उन्होंने दिखा दिया कि वो दोनों मतलब कॉची हो जाएगा। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि कॉची सीक्वेंस, जितने भी कॉची सीक्वेंस है, एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा? एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, क्या हम ये कह सकते हैं? ये चीज हम नहीं कह सकते, ट्रू नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जहां पर ट्रू नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम ये उसको हम एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हैं। देखिए कन्वर्ज इज नॉट ट्रू मैंने लिख रखा है यहाँ पे, मतलब इसका कन्वर्ज जो है ट्रू नहीं है। कन्वर्ज का मतलब उल्टा कर दीजिए कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, नॉट। ठीक है, तो लेट एक्स बी ए मेट्रिक स्पेस, और एक्स को हम जो है एग्जाम्पल ले रहे हैं सिंपली, एक यूजुअल मेट्रिक है जो कि डी एक्स कॉमा वाई दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं रियल नंबर में। ठीक है, तो सपोज एक्स जो है रियल नंबर का सबसेट है और x को हम जो है ये पॉइंट ले रहे हैं क्या 0,1। तो यहाँ इधर से हमारा जो है क्या है ओपन है और इधर से क्लोज है, मतलब इधर 0 इंक्लूड नहीं है लेकिन 1 इंक्लूड है। सो एक्स डी इज ऑल्सो मेट्रिक स्पेस। अगर हमने देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पर एक काम करते हैं, गलत हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर हम r लिखेंगे। ठीक है, r कॉमा डी भी है मेट्रिक स्पेस। ठीक है, तो r कॉमा डी अगर मेट्रिक है तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक मेट्रिक होगा। क्यों? क्योंकि हम ये x जो है वो r में से निकाल के लाए हैं। तो r में तो जो भी पॉइंट्स हम सभी के लिए जो है मेट्रिक बन जाएगा r। तो ये भी कहीं ना कहीं अगर इस इंटरवल को हम ले रहे हैं तो इसके लिए भी सारे पॉइंट्स के लिए ये भी मेट्रिक स्पेस बन जाएगा। तो वही चीज़ हमने लिखा है कि अगर ये हमारा तो एक्स डी भी हमारा मेट्रिक स्पेस होगा। अगर r कॉमा डी मेट्रिक स्पेस है तो x कॉमा डी भी मेट्रिक स्पेस होगा। ठीक है, हम एक मानते हैं एक सीक्वेंस लेट एक्स एन इज इक्वल टू 1/n, जो कि कन्वर्जेंट या फिर लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस में मैंने आप लोगों को यही एग्जांपल लेकर के समझाया था। बहुत कॉमन एग्जांपल है, रियल एनालिसिस में भी ये चीज समझने में बहुत हेल्प करता है। इन आर एंड ऑल्सो इन एक्स, हम इसको मान रहे हैं कि जो एक्सन है वो आर में भी है और साथ ही साथ एक्स में भी है। तो देखिए आर में हमें भी चीज पता है, सिंस एक्स 1/n जो है कन्वर्ज करता है किस पर, 0 पर करता है। जब आर की हम बात करते हैं तो ये 0 पर कन्वर्ज करता है। तो जब 0 पर कन्वर्ज कर रहा है इसका मतलब क्या है, एक्सन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन आर। अगर एक्सन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो अभी हमने किया है कि जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वो कॉची सीक्वेंस होता है। तो वही चीज हमने लिख दिया, दिस इंप्लाई एक्सन इज कॉची सीक्वेंस इन आर। अब देखिए ऑल्सो एक्सन इज कॉची इन 0,1, इधर से ओपन है इधर से क्लोज है, 0 इंक्लूड नहीं, लेकिन है तो ये इस आर का ही ना, है तो ये इस आर का ही। तो अगर आर में जो है कॉचे है तो कहीं ना कहीं इसमें भी कॉचे होगा, क्योंकि ये जो पार्ट है वो आर के अंदर से निकल के आ रहा है, लेकिन कॉचे तो हो रहा है। अब यहां पर बट एक्सन इज नॉट कन्वर्जेंट इन एक्स। एक्सन एक्स जो है, जो एक्सन सीक्वेंस है वो इस एक्स में कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें देखिए पता है ये चीज कि जो 1/n वाला जो सीक्वेंस है वो हमेशा के लिए किस पर कन्वर्ज करता है, 0 पर कन्वर्ज करता है। और 0 जो है आर में है तभी जाकर के 0 पर कन्वर्ज कर रहा है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि कॉचे तो हो रहा है, लेकिन क्या यही सीक्वेंस इसके अंदर 0 पर कन्वर्ज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसमें जो है 0 हमारा इंक्लूड है ही नहीं, क्योंकि 0 तो हमारा एक्स के अंदर है ही नहीं। इधर से हमारा क्या है भैया, ओपन है, ओपन है इसका मतलब क्या, 0 इसमें है नहीं। तो जब 0 है ही नहीं, जब 0 इस इंटरवल के अंदर है ही नहीं, तो 0 ये जो सीक्वेंस है वो 0 पर कन्वर्ज कैसे करेगा, कर ही नहीं सकता है। तो देखा अभी हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल में हमने प्रूव किया है कि भैया ये कॉचे तो है आर में लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो यही चीज हमको यहाँ पर बताना था कि जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वो कॉचे सीक्वेंस होता है, लेकिन जितने भी कॉचे सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं होता है। इसका एक बहुत बड़ा यूज है, आगे जाकर के हम जब कंप्लीटनेस पढ़ेंगे ना, किसी भी सीक्वेंस में किसी मेट्रिक स्पेस में हम कंप्लीटनेस की बात हम करते हैं, कंप्लीट कब होगा तो वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। अभी आप जो है इसको अच्छी तरह से सीख लो और जिस पॉइंट पर समझ में नहीं आया वहाँ पर वीडियो को रोक करके फिर से एक बार दोबारा जो है वीडियो को देखो, तो
तो जाकर के ये चीज़ अच्छी तरह से क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट पर डाउट आ रहा है तो एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके बता देना कि इस पॉइंट पर डाउट हो रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन या फिर हेल्प करने की। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।